गुड बुक में मैं अपना नाम नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब सीधे रुक करते हैं सबसे पहले न्यूज एट 10 में सुर्खियों का। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के उद्घाटन के बाद विधानसभा सदस्यों को करेंगी संबोधित। आयुष्मान भव अभियान की भी करेंगी वर्चुअली शुरुआत। सेवा पखवाड़े को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी पार्टी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर की जाएगी चर्चा। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा। गुजरात से मथुरा जा रही बस को ट्रेलर ने मारी टक्कर। 11 यात्रियों की मौत, 10 जख्मी। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की दी मिसाल। सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को मिली मंजूरी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने बताया इसे समय की बर्बादी। खेल की खबरों में एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका को 41 रन से दी मात। कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। जडेजा और बुमराह को मिले 2-2 विकेट। और आइए एक नजर डालते हैं इन सभी खबरों पर विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय 2 दिन की गुजरात दौरे पर हैं और आज उनकी इस यात्रा का दूसरा दिन है। आज गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रपति राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA का उद्घाटन करेंगी और विधानसभा सदस्यों को संबोधित भी। इसके साथ ही वे गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव पहल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगी। आयुष्मान भव अभियान केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित होगा। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत के बचे लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति गुजरात से इस अभियान को लॉन्च करेंगी। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाता है। आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान भव ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप को लाभार्थी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड खुद बना सकते हैं। इस दौरान आयुष्मान आपके द्वार 3.0 की शुरुआत होगी। आयुष्मान भव अभियान के तहत देश के 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों की मुफ्त जांच, टीकाकरण और इलाज किया जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहाँ लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा। सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले, इसलिए आयुष्मान मेला परमानेंट बाद में हम कल से प्रारंभ करवा रहे हैं। बाद में रेगुलर हर सैटरडे, फ्राइडे, जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे। आयुष्मान भव अभियान के तहत गांव के लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनेगा, आभा कार्ड बनेगा, टीबी मरीजों की जांच होगी। जो गांव 100% इन योजनाओं को पूरा कर लेंगे उनको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। जिस गांव में
100% लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के है उसका कार्ड क्रिएट हो जाए। जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट। गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है और पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो। 3, कंपलसरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपलसरी होती है। ये सभा में एक गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई हैं, तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के तहत अंगदान और रक्तदान का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रक्तदान के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है। अब तक 4000 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। आगरा में 17 सितंबर को एक साथ 3 से 4000 लोग अंगदान की शपथ लेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत निक्षय मित्र को सम्मानित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान हर गाँव और अस्पताल में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बीपीसीएल नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बीना रिफाइनरी में आधुनिक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 49,000 करोड़ रुपए के निवेश से बुंदेलखंड के समूचे क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत बीना रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इससे 2200 किलो टन पेट्रोकेमिकल से अधिक उत्पादन होगा। ये परियोजना 5 वर्ष में पूरी होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आज राज्यों के भाजपा अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल तौर पर होने वाली इस बैठक में सेवा पखवाड़ा के लिए पार्टी के राज्य स्तर पर हो रही तैयारियों पर चर्चा होगी। भाजपा 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में इस दौरान जनता को जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सेवा के कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़े में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ मोदी सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक बैठक दिल्ली में होगी। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनने के आसार हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। लेकिन आज की केंद्रीय समिति की बैठक से पहले दिल्ली में काफी हलचल हो चुकी है। कल ही अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ भाजपा के कोर कमेटी के तमाम नेता इकट्ठा हुए और चुनाव पर मंथन हुआ। इससे पहले अभी सोमवार को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष मौजूद थे। लिहाजा ये भी हो सकता है कि आज बैठक में मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी जाए। इससे पहले पिछले महीने बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। भारतीय वायुसेना को आज पहला C-295 विमान मिल जाएगा। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। स्पेन में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को औपचारिक रूप से इसे सौंपा जाएगा। साल 2021 में कुल 56 विमानों को लेकर भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ था। एयरबस और टाटा मिलकर इसका निर्माण करेंगी। पहले 16 विमान स्पेन में ही तैयार होंगे। उसके बाद 44 विमानों का गुजरात वडोदरा में निर्माण होगा। वडोदरा की फैक्ट्री 2026 तक बनकर तैयार होगी और उसके बाद वहां विमान बनाए जाएंगे। C-295 विमान पूरी तरह से सैनिकों के साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। मीडियम साइज के विमान किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतारे जा सकते हैं। बाकी कार्गो विमानों की तुलना में इस विमान का टेक ऑफ टाइम कम है। विमान में हवा में रीफ्यूलिंग की सुविधा है और ये लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
ये 2 इंजन वाला विमान है जो कि 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता इस विमान में है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के राजौरी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। वहीं इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। इसके अलावा एक पुलिस एसपीओ समेत 3 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही मुठभेड़ में भारतीय सेना के फीमेल लेब्राडोर डॉग केंट को भी शहीद होना पड़ा। दरअसल केंट सेना के सर्च ऑपरेशन में मदद कर रहा था और आतंकियों की तलाश में लगे जवानों को आगे बढ़ने में मदद दे रहा था। मौके पर से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, खाने पीने की चीजें और बाकी वस्तुएं बरामद की गईं। आतंकी की अब तक पहचान नहीं हुई है। इससे पहले राजौरी जिले के नला इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों की इस टीम के साथ 21 आर्मी डॉग की यूनिट भी थी। मुठभेड़ में 21 आर्मी डॉग यूनिट की 6 वर्षीय मादा लैब्राडोर केंट ने ऑपरेशन के दौरान अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष से राहत कार्यों की जानकारी ली है और अब बात करते एक और दुखद घटना की। राजस्थान के भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब यात्रियों से भरी बस से पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भीषण थी कि वाहनों के बीच हुई टक्कर की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर नदबई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों और मृतकों को आरबीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक गुजरात के भावनगर से एक प्राइवेट बस में सवार होकर यात्री मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। हंत्रा पुल के पास इनकी बस खराब हुई। बस खराब होने के बाद कुछ यात्री बस के नीचे उतरकर खड़े हो गए और कुछ यात्री बस में ही बैठे थे। इतने में ही तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने उनके बस में टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर में हुए हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा, राजस्थान के भरतपुर में हुआ सड़क हादसा जो है वो अत्यंत दुखद है। इसमें गुजरात से धार्मिक यात्रा पर गए जिन श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से राहत कार्यों के बारे में जानकारी वो ले चुके हैं और भरतपुर सांसद और जिला भाजपा टीम को तत्काल मौके पर जाकर हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भरतपुर में गुजरात से धार्मिक यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की बस और ट्रेलर की टक्कर में 11 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। पुलिस प्रशासन मौके पर है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गहलोत ने मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना की और ईश्वर से सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए जयपुर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुरारी। राजस्थान में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है, अब इसको लेकर क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल अचल, जैसे आज सुबह 4 बजे की ये घटना है जिसमें खड़ी बस को ट्रोले ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें मौजूद 11 लोग जो बस के पीछे खड़े थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 12 लोग घायल हैं। अभी जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से जो घायल है वो आउट ऑफ डेंजर है, उनके कोई खतरे की बात नहीं है। जिला कलेक्टर ने जो भरतपुर में आरबीएम हॉस्पिटल है जिला अस्पताल, वहाँ उन्होंने
मौका मुआयना किया, घायलों से मिले, उनकी कुशलक्षेम जानी, और उनका कहना था कि जो 12 लोग घायल है वो आउट ऑफ डेंजर है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। और जो डेड बॉडी है उनको उनके घर पहुंचाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह पोस्टमार्टम के बाद उनकी मृतकों को, उनके परिजनों को, मतलब बॉडी उनके परिजनों को सौंपी जाए। इसके अलावा जो बाकी यात्री है उन्हें भी गंतव्य स्थान तक जाने के लिए लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और घायलों की सब तरह से सहायता की जा रही है। जी क्योंकि ये सभी जो मृतक हैं या फिर घायल हैं वो गुजरात के भावनगर के निवासी बताए जा रहे हैं। मुरारी, तो खास तौर पर घायलों के लिए कैसे उनके जो परिवारजन गुजरात में मौजूद है उनसे संपर्क साधा जा रहा है, या फिर जो शव हैं उनको किस तरह से सुपुर्द किया जाएगा जो उनके परिवारजन गुजरात में, इसको लेकर प्रशासन किस तरह की व्यवस्था कर रहा है? जी, जो भरतपुर के जिला कलेक्टर हैं लोक बंधु, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, तो उनका कहना था कि जो मृतक है उनके जो परिजन हैं उनसे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, और उनको या तो अपने सरकारी वाहन से उनके मृतकों को भावनगर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, या उनके परिजनों को लगातार संपर्क करके यहाँ उनको बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि उनका पूरा फोकस इस समय जो घायल लोग हैं उनके इलाज पर पूरा फोकस है, और जो डेड बॉडी है उनको भी कहीं न कहीं जैसे आज या कल तक उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और जिस वजह से ये भीषण हादसा हुआ, उस रोलर जो ट्रेलर था उसके ड्राइवर का कुछ पता लग पाया, या फिर पुलिस उसको दबोचने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है? अभी तक के जो ये इस बात पर जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो ट्रेलर का ड्राइवर है वो मौके से फरार है, उसको अभी तक पकड़ में नहीं आया है, वो उसकी लोकेशन अभी ट्रेस नहीं कर पाई है। तो लेकिन हालांकि जो नब्बे पुलिस है, लोकल पुलिस है, उसमें लगातार इसमें खोज में जुटी है कि वो कहाँ है, कहाँ भागा है। तो ये लेकिन ताजा अपडेट ये है कि अभी तक पुलिस ने क्या उसका मामला दर्ज, पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज किया है, और क्योंकि ट्रेलर के नंबर से ये पता लगाना आसान है कि उस गाड़ी का मालिक कौन है, क्या उस तक पुलिस का शिकंजा पहुंच पाया या नहीं? ये अभी जांच का विषय है अचल, क्योंकि लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो स्थानीय पुलिस है, नदोई पुलिस थाना क्षेत्र में पूरा अंतरा वाला जो गांव है वो आता है, और वहां पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले की जांच की जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वो जो ट्रॉली का ड्राइवर है और वो पकड़ में नहीं आया, लेकिन बाकी जो जांचें हैं वो पुलिस प्रशासन से चर्चा के बाद ही कुछ चीज निकल आएगी। पुलिस ने इस बारे में अभी किस तरह की जानकारी दी नहीं है। मुरारी, जो राज्य प्रशासन है क्या उसने किसी अनुग्रह राशि के बारे में जानकारी दी है जो इन घायलों और मृतकों के परिवारजनों को दी जाएगी? अभी जैसा जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि घायलों का इलाज पूरी तरह सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन इसमें पूरी तरह जुटा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा अभी तक किसी तरह की राहत की इस मामले में नहीं की गई है। संभावना है कि दोपहर तक या दोपहर के बाद सीएम हाउस से कोई इस तरह की घोषणा हो। चलिए मुरारी, आपको रोकना चाहेंगे और हम ये दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि सोशल मीडिया एक्स पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने भी इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस के राजस्थान के भरतपुर जिले में दुर्घटनाग्रस्त होने और अनेक यात्रियों के मृत्यु समाचार से मुझे गहरा दुख पहुंचा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ऐसा जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मुरारी, जो चश्मदीद वहाँ पर रहे उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो जब ये भीषण हादसा हुआ उस वक्त आखिर माहौल क्या था? जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कहना है? मुरारी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी। तो जो जी मुरारी, मेरा सवाल ये था कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहना है, या फिर अगर आपकी घायलों से बात हुई है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां किस तरह का माहौल था? हमारे जो इस बस में जो यात्री थे उन्हीं की हमारे पास बातचीत आई है। उनका कहना था कि जिससे उनको ये अचानक से टोला पीछे से आया, उनको ये मालूम ही नहीं हुआ कि क्या अचानक से दुर्घटना हो गई। लोग पीछे खड़े हुए थे। दरअसल ये मामला ये हुआ था कि जो बस थी वो उसमें डीजल खत्म हो गया था। डीजल भरवाने के लिए ड्राइवर पास में गया था और डीजल भर रहे थे उस समय।
जैसे वो डीजल भरे थे, कुछ लोग पीछे खड़े हुए थे, कुछ लोग आगे खड़े हुए थे। अचानक से ये ओवरब्रिज है, अचानक से पीछे से टोल आया और अमूमन आमतौर पर मुरारी ये होता है कि जब कोई गाड़ी खराब होती है या गाड़ी अगर इस तरह साइड पर रोड पर खड़ी होती है तो पार्किंग लाइट्स को ऑन करके ये इंडिकेट किया जाता है कि ये गाड़ी इस वक्त सतत पोजीशन में खड़ी है, यानी ये चल नहीं रही है। तो ये तो बहुत संभावित सी बात है कि जो ड्राइवर था ट्रेलर का वो इस इशारे को समझ नहीं पाया, उसने देखा ही नहीं। जी दरअसल ऐसा कह सकते हैं कि 4 बजे वाला जो टाइम होता है वो एक आमतौर पर ऐसा समय माना जाता है कि वो एकदम उस समय कहीं ना कहीं झपकी या एक निद्रा की स्थिति होती है, लगातार ड्राइवर चलता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही तो निश्चित रूप से टोले वाले की रही होगी, या हो सकता है उन्होंने पार्किंग लाइट जली नहीं जली वो कंफर्म अभी मालूम नहीं इस बारे में जानकारी, लेकिन कहीं ना कहीं टोले वाले को, क्योंकि वो ओवरब्रिज में बस खड़ी थी और सीधे ही। चलिए मुरारी, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो भरतपुर में जो भीषण हादसा हुआ है इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, राष्ट्रपति ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाता जो मुरारी हैं वो जानकारी दे रहे थे कि राज्य प्रशासन भी इस बात को लेकर लगातार मदद देने में लगा है, जो खासतौर पर जो घायल हैं और जो मृतक के परिवारजन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर आज आयकर विभाग ने छापा मारा। अल जौहर ट्रस्ट के सिलसिले में ये छापे मारे जा रहे हैं। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद, सारण में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के वक्त सपा नेता आजम खान अपने रामपुर स्थित आवास पर थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आजम खान के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्ट के खाते हैं उनकी जांच भी चल रही है। चेन्नई में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने AIADMK के पूर्व विधायक सत्यनारायण बक्तवकचलम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया। DVAC तमिलनाडु में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रहा है। पूरे तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। इसमें चेन्नई में 16 जगहों के साथ साथ तिरुवल्लुवर और कोयम्बटूर जिलों में भी तलाशी की जा रही है। बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एडमिरल M नजमुल हसन भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। खबर केरल से, जहां के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई और अब तक 9 साल के एक बच्चे सहित 2 और लोग वायरस से संक्रमित हो गए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल ये जानकारी दी। केरल सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोझिकोड में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और लोगों को एहतियात के तौर पर मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी। कोझिकोड में निपाह वायरस की पुष्टि के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि केरल की राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र की एक टीम वहां तैनात की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ।
सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर बिहार के सीतामढ़ी जिले से, जहां एक स्कूल में खाना खाने के बाद दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल जिले के रिखौली प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिभावकों को आरोप है कि मिड डे मील में छिपकली गिर गई, जिसकी वजह से बच्चों ने जब खाना खाया उनकी तबीयत बिगड़ गई। खबर यूपी से, जहां कई शहरों में अब डेंगू कहर बरपा रहा है। लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। डेंगू के साथ वायरल फीवर भी तेज़ी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में बुखार के मरीज अस्पतालों की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के अलावा सीएचसी, पीएचसी में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के बाद उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद अब उदयनिधि के खिलाफ मुंबई से सटे मीरा रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। डीएमके नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 यानी धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने और 295A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। तो नोएडा के गठन के 47 वर्ष बाद प्रदेश को एक और नए औद्योगिक शहर की सौगात दी गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से नया औद्योगिक शहर झांसी ग्वालियर मार्ग बसाया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि बीडा का आकार नोएडा से भी बड़ा होगा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात विधानसभा, जहां इस वक्त राष्ट्रपति पहुंच गई हैं। एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई भारवाड़ जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहे। गुजरात का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात ने हमेशा भारत और भारतवासियों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को देखा है। प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी के शब्द में, हूँ गुज्जर भारतवासी, झुंको पल पल सहुजन, मंगल मन मारूं उल्लासी, हूँ गुज्जर भारतवासी। ये कविता गुजरात की आत्मा की पुकार है। जब वर्ष 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से इस विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया है। समय समय पर इस विधानसभा ने अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। गुजरात पंचायत विधेयक 1961, गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की है। गुजरात विधानसभा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकास के प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट
1999 पारित किया गया है। पिछले 2 दशकों के दौरान भी इस सदन के कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुधन, सार्वजनिक सेवा विषयों पर अनेक दूरदर्शी कानून बनाया गया है। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003, गुजरात राजकीय दायित्व अधिनियम 2005 और गुजरात नागरिक सार्वजनिक सेवा संबंधी अधिकार अधिनियम 2013, गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 जैसे कुछ उदाहरण हैं जो इस सदन की दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हैं। आज ई असेंबली का उद्घाटन एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के कामकाज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, इस धरती के अनेक सपूतों ने अपने प्रतिभा के बल पर भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को भी एक नई राह दिखाई। उनके द्वारा दिया गया सत्य और अहिंसा का मूल मंत्र विश्व शांति के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम लौह पुरुष सरदार पटेल को देश के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए सदैव स्मरण करते हैं। आज जब हम चंद्रयान मिशन 3 की सफलता का उत्सव मना रहे हैं तो गुजरात के एक और सपूत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्मरण स्वतः ही हो जाए। श्री मोरारजी देसाई ने एक स्वतंत्रता सेनानी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्म और कर्मभूमि गुजरात ही रही है, जिसके कुशल नेतृत्व में हमारा देश मजबूती से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। माननीय सदस्यगण, गुजरात अनेक मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की दृष्टि से ये प्रमुख राज्यों में से एक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने में भी गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात अग्रिम पंक्ति के राज्य में है। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता को भी उचित और त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है।
जिसके फलस्वरूप मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले 2 दशकों के दौरान गुजरात में विद्युत सुधार में और जल संचयन तथा आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। यही कारण है कि आज राज्य में बिजली की समस्या नहीं है और गुजरात की जनता को पीने का पानी घर पर ही उपलब्ध हो रही है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस राज्य ने न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के कल्याण के लिए भी प्रयास किए हैं। गुजरात की प्रगति देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वो है इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। आज जो महिलाएं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस या स्पोर्ट्स हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। मैं पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में जाती हूँ और छात्राओं से मिलती हूँ। मैंने उनकी आंखों में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ करने की ललक देखी। अगर उन्हें उचित अवसर दिया जाए तो वे पुरुषों से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। देश के समग्र विकास के लिए आधी आबादी की भागीदारी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान को पूरा विश्व महसूस कर रही है। इस संकट का सामना करने के लिए नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के देशों ने वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का 43% कम करने का लक्ष्य तय किया है। ये संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल उत्सर्जन के 80% में G20 देशों का ही योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण में फॉसिल फ्यूल की उपयोग की अहम भूमिका होती है। इसीलिए ऊर्जा के न्यू और रिन्यूएबल स्रोतों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। ये स्रोत न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, G20 समिट के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका और ब्राज़ील समेत 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद ये भारत के नेतृत्व में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात जैसे इनोवेटिव और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने वाले राज्य के लिए ये एक अच्छा अवसर है। माननीय सदस्यगण, अंत में एक बार फिर मैं आप सभी को ई विधान के शुभारंभ के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये विधान आपको अपने क्षेत्र के जनता से जुड़े रहने और भी मदद करेगी। मुझे विश्वास है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्रों के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। संसदीय मर्यादाओं और गरिमा को निभाते हुए आप सब इस सदन में जन कल्याण के विमर्श का नया मापदंड स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आपका ये प्रयास न सिर्फ गुजरात को और अधिक संपन्न राज्य बनाने में बल्कि भारत को भी वर्ष 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में अहम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरबी गुजरात।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं और वो गुजरात विधानसभा में संबोधन दे रही थी। साफ तौर पर उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब हम गुजरात विधानसभा को पेपरलेस होते हुए अब देखेंगे, ये किस तरह से पर्यावरण के लिए अनुकूल है, उसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही G20 का जो सफल क्रियान्वयन था उसके बारे में भी उन्होंने बात की कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को इंकित कर रहा है। और बायोफ्यूल अलायंस जो एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसका फैसला G20 में यहाँ लिया गया, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। बढ़ते आगे की और बात हम क्योंकि G20 की कर रहे थे, उसी से जुड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक वाराणसी में हो रही है। चौथी और आखिरी बैठक में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर फोकस है। साथ ही G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप में सूचीबद्ध कार्यों के लिए क्षेत्राधिकार, आयु और संबंधित हितधारकों के द्वारा की गई प्रगति पर भी चर्चा की जा रही है। SFWG का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक टिकाऊ वित्त को बढ़ाने में मदद करना है और ऐसा करते हुए सतत विकास के लिए पेरिस समझौते और 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत SFWG के लिए 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र तैयार करना, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त सक्षम करना और सतत विकास की दिशा में वित्त पोषण के लिए परिस्थिति तंत्र की क्षमता निर्माण शामिल है। ये प्राथमिकता वाले G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को दर्शाते हैं। खास बात यह है कि 2023 G20 सतत वित्त रिपोर्ट को संयुक्त रूप से अपनाने के लिए वाराणसी में चौथी SFWG बैठक के दौरान गुवाहाटी, उदयपुर और महाबलीपुरम में आयोजित पहली, दूसरी और तीसरी बैठक की आगे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पत्नी को विशेष पेपर मैशी बैग में कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीना से बना स्टोल भेंट किया। मैशी बैग और पश्मीना स्टोल दोनों ही जम्मू और कश्मीर के सबसे नाजुक, सजावटी और प्रसिद्ध शिल्पों में से एक हैं। मैशी बैग शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृति है, जिसमें कागज की लुगदी तैयार की जाती है और इसमें चावल के भूसे और कॉपर सल्फेट का मिश्रण मिलाकर मनचाही आकृति बनाई जाती है। फिर इस पर पेंटिंग की जाती है। एक पीस को तैयार करने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। बात करें कश्मीरी पश्मीना की, तो ये ऊन की विशिष्ट हिमालयी बकरियों के बालों को कतर कर नहीं बल्कि नजाकत से कंघी कर प्राप्त की जाती है। कुशल कारीगर सदियों से पुरानी प्रक्रियाओं का उपयोग कर इन नाजुक रेशों को हाथ से घुमाते हैं, बुनते हैं, कढ़ाई करते हैं, जिसमें एक बेहद हल्का लेकिन गर्म पश्मीना तैयार होता है। सर्दियों से पश्मीना राजशाही का प्रतीक रहा है। आधुनिक दौर में भी इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को प्रधानमंत्री ने कांजीवरम का स्टोल कदम की लकड़ी के जाली बॉक्स में भेंट किया। कांजीवरम भारतीय बुनाई की एक प्राचीन और पारंपरिक कला है, जो अपने समृद्ध और जीवंत रंगों, जटिल डिजाइन और अद्वितीय शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। कांजीवरम शिल्प की उत्पत्ति तमिलनाडु के छोटे से गांव कांचीपुरम से हुई, इसलिए इसका नाम कांजीवरम पड़ा। कांजीवरम स्टोल शुद्ध रेशम के धागों से कुशल बुनकरों द्वारा बुना जाता है। ये स्टोल कदम की लकड़ी से बने जाली बॉक्स में भेंट किया गया। बात करें कदम की लकड़ी के बने बॉक्स की, तो कदम को कदम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे श्री कृष्ण का प्रिय वृक्ष माना गया है। इसलिए कदम की लकड़ी को भारतीय संस्कृति में शुभ मानते हैं। कदम की लकड़ी के बॉक्स को कर्नाटक के कारीगरों ने अपने हुनरमंद हाथों से बड़ी सुंदरता से बनाया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम की लकड़ी के बक्से में बनारसी सिल्क का स्टोल भेंट किया। बात करें बनारसी रेशम की, तो विश्व प्रसिद्ध बनारसी रेशम वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। शानदार रेशम के धागे से जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, जो बनारस शहर की सांस्कृतिक समृद्धि और इसकी बुनाई को दर्शाते हैं। बनारसी रेशम से बने परिधान शादियों और विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। रेशम की चमकदार बनावट और जीवंत रंग हर दौर में लोगों की पसंद बने हुए हैं। ये स्टोल कदम की लकड़ी से बने बक्से में भेंट किया गया है। कदम को
कदम के नाम से, जैसा कि हमने आपको बताया, जाना जाता है। ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध वृक्ष है और इस कदम की लकड़ी को भारतीय संस्कृति में भी शुभ मानते हैं। कदम की लकड़ी के बॉक्स को कर्नाटक के ही कारीगरों ने अपने हुनरमंद हाथों से डिजाइन किया है। बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पुतिन ने ये बात व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि रूस को अपने यहाँ बनी कारें इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री के अगुवाई का उदाहरण उन्होंने पेश किया। पुतिन ने कहा कि इस मामले में अपने कई साझेदारों से सीखना चाहिए। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ज़्यादातर भारत में उत्पादित कारों, जहाज़ों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को ये भी कहते हुए बताया कि मेड इन इंडिया ब्रांड को उपयोग करते हुए वो किस तरह से प्रोत्साहन देते हुए सही काम कर रही हैं। साथ ही पुतिन ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रूस को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। ये कॉरिडोर रूस को लॉजिस्टिक विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अमेरिका अंतिम रूप में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि परियोजना से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और अब देखिए कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। मंगलवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में रिटेल महंगाई दर सालाना आधार पर कम होकर 6.83% पर आ गई है, जबकि इससे पहले जुलाई में महंगाई दर 7.4% दर्ज की गई थी, जो 15 माह का उच्चतम स्तर था। वहीं फूड प्राइस इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए रिटेल महंगाई दर के 6% रहने का अनुमान लगाया था। देश का औद्योगिक उत्पादन जुलाई महीने में 5.7% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी महीने में 2.2% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन जुलाई 2023 में 4.6% बढ़ा है। वहीं खनन उत्पादन में 10.7% और बिजली उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई है। भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अगस्त में सालाना आधार पर लगभग 23% बढ़कर 1.24 करोड़ पर पहुंच गई। ये आंकड़ा 1.18 करोड़ के कोविड पूर्व स्तर से 6% अधिक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल वाहनों की खरीद पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने संबंधित प्रस्ताव की खबरों को गलत ठहराया है। गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। स्पाइस जेट ने काल एयरवेज और उसके प्रमोटर कलानिधि मारन को 380 करोड़ रुपए के ऑर्डर में से 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। कंपनी ने मंगलवार को जारी बयान में ये जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने लो कॉस्ट एयरलाइंस को भुगतान पूरा करने को कहा था। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस फर्जी ट्रेड में शामिल होने के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा कि रिवर्सल ट्रेडिंग कर संस्थाओं ने पीएफयूटीपी मानदंडों का उल्लंघन किया है। वंदे भारत ट्रेनों की कोच बनाने के लिए आदित्य बिरला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इटली की मेट्रा एसबीए ने करार किया है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य भारत में हाई स्पीड एल्युमिनियम रेल कोच बनाने के लिए बड़े साइज के एल्युमिनियम एक्सट्रूजन और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी को लाना है। इटली की कंपनी एक्सचर्ड और वैल्यू एडेड एल्युमिनियम एक्सट्रूजन का उत्पादन करने में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आईबीएम का मानना है कि घरेलू बाजार पर मंदी का कोई असर नहीं है। आईबीएम के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल ने कहा कि जब आप भारत के सभी संकेत को व्यापक और सूक्ष्म क्षेत्रों को देखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हमने यहाँ मंदी देखी हो, विशेष रूप से उन बुनियादी चीजों के संदर्भ में जहाँ बाजार बढ़ रहा है। घरेलू बाजार में कोई मंदी नहीं है। भारतीय आईटी इंडस्ट्री में मंदी का कोई असर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम पर स्वागत किया। ये कॉस्मोड्रोम रूस का सबसे अत्याधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल है। पुतिन ने किम का स्वागत करते हुए कहा कि उसका स्वागत कर उन्हें खुशी हुई।
किम ने भी आमंत्रण के लिए पुतिन का आभार जताया। किम जोंग उन विशेष ट्रेन से रूस के खसान पहुंचे। 2019 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक है। कोविड के बाद किम का ये पहला विदेश दौरा है। किम ने कल खसान पहुंचने पर कहा कि उत्तर कोरिया रूस के अपने संबंधों के रणनीतिक महत्व को प्राथमिकता दे रहा है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और जापानी तट रक्षक ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि उत्तर कोरिया की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। वहीं इस मिसाइल के आकार या रेंज के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। जापान के तटरक्षक बल ने बताया कि प्रक्षेपण के 5 मिनट बाद ये मिसाइल गिर गया। यूक्रेन ने आज सुबह क्रीमिया में स्वेस्तोपोल शिपयार्ड पर हमला किया, जिसके कारण आग लग गई। इस दौरान हमले में कम से कम 24 लोग घायल हो गए। इस घटना की जानकारी स्वेस्तोपोल के रूस नियुक्त गवर्नर मिखाइल रज़वोजयेव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर दी। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर और एक प्रमुख काला सागर बंदरगाह स्वेस्तोपोल के मॉस्को नियुक्त गवर्नर मिखाइल रज़वोजयाव ने भी कहा कि आपातकालीन सेवाएं साइट पर काम कर रही हैं। शहर में नागरिक वस्तुओं को कोई खतरा नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमले में 2 जहाजों के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 6 महीने और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का बूस्टर डोज लेने के लिए मंजूरी दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब कोरोना का असर आम जीवन पर नहीं होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के अनुसार 3 मौसमी वायरस कोविड-19, फ्लू और RSV की वैक्सीन मौजूद है। सर्दियों की शुरुआत से पहले अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली, जिससे कि टीकाकरण, नए उपकरण और बेहतर सुविधाओं से आने वाले मौसमी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट EG5 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैककार्थी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने के समर्थन की घोषणा की है। मैककार्थी ने कहा कि वो हाउस कमेटी को राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने का निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये कदम समितियों को अमेरिकी जनता के लिए सभी तथ्य और उत्तर इकट्ठा करने की पूरी शक्ति देगा। हाउस स्पीकर ने मंगलवार को दावा किया कि जो बाइडेन ने अपने परिवार के विदेशी व्यापार सौदों के बारे में अपनी जानकारी के बारे में अमेरिकी लोगों से झूठ बोला था। बात अब कर लेते हैं खेल जगत की। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपने सभी विकेट गंवाकर 49.1 ओवर में 213 रन का स्कोर बनाया। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 53 रन बनाए और वो आउट हुए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 41.3 ओवर में 172 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 27 अक्टूबर को होगी, जो कि 5 नवंबर तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और चीन की टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया और जापान के बीच होने वाले मैच से होगी, जबकि भारत का सामना पहले दिन थाईलैंड से है। भारत की तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय महिला जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी का बेहतरीन खेल देखने को मिला। रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे को 21-19, 21-19 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बाएं हाथ के श्रीलंकाई स्पिनर दुनित वेलालागे ने भारत के खिलाफ अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। युवा श्रीलंकाई गेंदबाज ने एशिया कप के सुपर 4 में भारतीय टीम के 5 विकेट चटकाकर श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वेलालागे 20 साल की उम्र में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इस मामले में उन्होंने चरित्र बुद्धिका को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 21 साल की उम्र में 5 विकेट लिए थे। गौरतलब है कि एशिया कप के सुपर 4 में वेलालागे ने धारदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल और हार्दिक पांड्या के विकेट लिए। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। स्वास्थ्य जो है वो एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है, जिसमें हृदय रोग
सबसे अहम है। और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार कैसा हो, सही पोषण हृदय के लिए कैसे सहायक हो सकता है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक है हृदय का स्वस्थ होना। हृदय को स्वस्थ रखने में कई कारकों का योगदान होता है। व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना, तनाव को कम रखना और खान पान, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं कि हृदय का स्वास्थ्य कैसा होगा। इनमें सही पोषण और संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण है। असंतुलित खान पान हृदय की सेहत को प्रभावित करता है और हृदय रोग का कारण बनता है। हेल्दी हार्ट के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट की बात करें तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए, जो काफ़ी मात्रा में इसका सोर्स आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए। आपकी डाइट में फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और कैलोरीज जितनी लेनी चाहिए आपको, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो। अकॉर्डिंग जितना भी आप एक्सर्शन कर रहे हैं या जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कैलोरी इंटेक रखना चाहिए। जो आप जंक फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं या ऑयली फूड लेते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं या सिंपल शुगर्स होती हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं, इसका सेवन आपको कम से कम मात्रा में करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कम लेने चाहिए, अगर ले तो टोन मिल्क हो, ऐसा आप ले सकते हैं। आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। अगर आप पूरे दिन में 2 से 4 सर्विंग्स लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सही खान पान न लेना हृदय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असंतुलित भोजन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ता है। HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। अधिक वसा और तेल युक्त भोजन के सेवन से रक्त वाहिनियों में प्लाक एकत्रित होने लगते हैं। हृदय धमनियों में अवरोध से हृदयाघात का खतरा भी बढ़ जाता है। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल को आपको कम से कम क्वांटिटी में यूज करना है और कोशिश करें उसको रिपीटेडली आप बॉईल ना करें। तो उससे क्या होगा कि जब रिपीटेड ऑयल बॉईल होता है तो उसमें आपका ट्रांस फैटी एसिड्स या जो फैटी एसिड्स ऐसे वाले होते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज को प्रोन बनाते हैं या वर्सन करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके ओवन बेस या माइक्रोवेव बेस्ड चीज़ें आती हैं, उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी जगह डेवलप होती है, स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड्स या फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका भी सेवन आपको कम से कम करना है। अगर आप अपना हेल्दी डाइट रखेंगे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो चांसेस हैं आपको हार्ट डिजीज आने के चांसेस कम रहेंगे और आप अपने लेवल पे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। हृदय की सही देखभाल करें। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पौष्टिक व संतुलित आहार लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।